तो हम आगे कार्बनी मुरक्कबात में हम आगे देखते हैं कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात, पेज नंबर 123 पर। यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, ज़रा याद कीजिए। किस जूस की वजह से बायोगैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर बायोगैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है कार्बन के एतराक। यहाँ पे इसके अंदर कौन सा जूस है जिसकी वजह से ये बायोगैस ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसके अंदर जो है वो मीथेन है। तो मीथेन होने की वजह से ये बायोगैस जो है वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है CH4। अंसर की सूरत में कार्बन के एतराक से कौन सा हासिलात तैयार होते हैं? तो यहाँ पर अंसर की सूरत में कार्बन के एतराक, यानी इसको जब जलाया जाता है, एतराक जलाना, तो कार्बन जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ अमल करेगा, हवा में जलेगा। तो इसके एतराक से क्या बनता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हरारत खारिज होती है। इसके बाद में बायोगैस का एतराक ये तामुल हरारत जज्ब करने वाला है, हरारत खारिज करने वाला है। तो ये जो है वो हरारत खारिज करने वाला है। यहाँ पर हरारत या रोशनी जो है वो खारिज होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात में जो पहला है इसकी खुसूसियात एहतराक। एहतराक का मतलब है कि जब कार्बनी मुरक्कबात को ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एहतराक का ये तारीफ दी गई है कि जब कार्बनी मुरक्कबात को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात यानी पानी तैयार होते हैं और हरारत और रोशनी जो है वो खारिज होती है। तो यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर ऊपर दी गई थी सेकंड का जो क्वेश्चन है कि कार्बन को जो है वो ऑक्सीजन के साथ यानी एहतराक होना यानी कि जलाया जाना, और जलाएंगे हम तो ऑक्सीजन यानी हवा की मौजूदगी में ही जलाएंगे। तो ऑक्सीजन यानी कि हवा हो गई। तो जब इसको हवा की मौजूदगी में यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और रोशनी और हरारत खारिज होती है। इसके बाद में जब इसको मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी आबी बुखारात बनते हैं। तो ये आबी बुखारात और हरारत और रोशनी जो है वो खारिज होती है। इसी तरह से इसको इथेनॉल के साथ जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन यानी कि इथेनॉल के साथ जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात तैयार होते हैं, हरारत और रोशनी जो है वो खारिज होती है। तो कार्बनी मुरक्कबात की कीमियाई खुसूसियात में पहला क्या पॉइंट है? एहतराक का। तो इसमें से आप कोई भी एक मसावात इसमें से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों मसावात लिखें, खुसूसियात लिख देंगे। पहला एहतराक यानी क्या है और उससे रिलेटेड जो है वो एक मसावात आप इसमें से लिख देंगे। इसके बाद दूसरी जो इसकी खुसूसियात है वो है तकसीद। तो दूसरा हम देखते हैं तकसीद। यहाँ पर हमने पहले इसमें देखा कि कार्बनी मुरक्कबात जब हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर आसानी से जलने लगते हैं तो इसमें कार्बनी मुरक्कबात के सालमे में मौजूद जितनी भी कीमियाई बंदिशें होती है वो कीमियाई बंदिशें जो है वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात यानी H2O इसकी हासिलात तैयार करते हैं, यानी ये दोनों को तैयार करते हैं। इसकी ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो पूरी जो कीमियाई बंदिशें है वो टूट जाती है, अलग हो जाती है और उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तैयार होता है। यानी एहतराक के दौरान जब कार्बनी मुरक्कब की मुकम्मल तौर पर तकसीद होती है, इसका मतलब ये है कि जब एहतराक होता है, जलाया जाता है तो उसकी मुकम्मल तौर पर क्या होती है? तकसीद होती है। तो इस तरह से तकसीद यानी कि जो अशिया दूसरी अशिया से ऑक्सीजन दे सके, यानी जो अशिया दूसरी अशिया को क्या दे सके? ऑक्सीजन दे सके, तो उसे क्या कहेंगे हम? तकसीदी आमिल कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो बंदिशें टूटने का अमल होता है और बंदिशें टूटने के बाद जो हासिलात तैयार होते हैं इसको जो है वो कार्बनी मुरक्कब की ये मुकम्मल तकसीद कहलाती है।
और ऑक्सीजन के मंबे के तौर पर बाज़ दूसरी कीमियाई अशिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो अशिया दूसरी अशिया को ऑक्सीजन दे सकते हैं हम उनको क्या कहेंगे, तकसीदी आमिल कहेंगे। मिसाल के तौर पर पोटाशियम परमैग्नेट यानी KMnO4, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। ये क्या कर सकते हैं, ये तकसीदी आमिल है, यानी कि ये जो है वो ऑक्सीजन दूसरी अशिया को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो तकसीदी आमिल का असर क्या होता है, कार्बनी मुरक्कबात का जो तफाउली ग्रुप है, तफाउली ग्रुप यानी ये, इसके ऊपर इसका असर पड़ता है ना। अब ये इथेनॉल है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 कार्बन की तादाद यानी इथेन हो गई। इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन ग्रुप अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने ये तफाउली ग्रुप में पढ़ा है, तो इसके साथ ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इथेनॉल हो गया। अब इसको जो है वो इसको KMnO4 यानी ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये देगा, तो जब ऑक्सीजन देने का अमल होगा तो क्या होगा, ये CH3 यहाँ पर इसमें इथेनोइक एसिड में तब्दील हो जाएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड O, यानी ये ऑक्सीजन इसने इससे हासिल कर लिया। अब यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, ये एसिड, ये ऑक्साइक एसिड का है, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर जो ग्रुप आते हैं उसमें है, तो ये डबल बॉन्ड O है, यानी कि COOH है। तो इसको हम क्या कर पढ़ेंगे, ये जो हम लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। तो जब भी तकसीद का अमल होता है तो इसका असर जो है वो इसके तफाउली ग्रुप पर होता है। तो यहाँ पर हमने देखे कि यहाँ पर ये जो है वो इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में तब्दील हो गया। तो इस तरह से तकसीदी आमिल हम किसे कहेंगे, जो अशिया दूसरी अशिया को ऑक्सीजन दे सके। तो दूसरी अशिया को ऑक्सीजन देने का अमल हम क्या कहेंगे, उसको तकसीदी आमिल। तो ये जो है वो कार्बनी मुरक्कबात की दूसरी खुसूसियात है। इसके बाद में तीसरी खुसूसियात है यहाँ पर इजाफी तामुल। इजाफी तामुल क्या होता है, वो कीमियाई अमल जिसमें कार्बनी मुरक्कबात दूसरे मुरक्कबात से मिलकर सिर्फ एक हासिल अशिया तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इजाफी तामुल कहेंगे। तो यहाँ पर हम पेज नंबर 125 पे एक प्रैक्टिकल दिया गया है आपको इजाफी तामुल के लिए। तो उसमें दिया हुआ है कि कीमियाई अशिया जो है उसमें आयोडीन का इथेनॉल में महलूल, यानी हमको इसमें क्या करना है कि इम्तिहानी नली में 2 मिलीलीटर तेल लेकर, यानी कि इसमें क्या करना है 2 मिलीलीटर 2 ml तेल लेकर इसमें 4 कतरे जो है वो टिंचर आयोडीन के डालना है या ब्रोमीन के डालना है, दोनों में से हम कोई भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद में इसका असर क्या होगा, और यही अमल जो है वो दीगर तेल और नबाती घी या वनस्पति घी, इस तरह से इसके ऊपर भी इसका अमल करना है। तो जब हम ब्रोमीन या आयोडीन को जो है वो इस 2 ml ऑयल में या वनस्पति घी में या तेल में डालते हैं तो हम देखेंगे कि ब्रोमीन और आयोडीन का जो रंग है वो गायब हो जाता है या तो हल्का हो जाता है। तो अगर रंग हल्का भी होता है तो भी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो जब इसका रंग हल्का हो गया, इसका मतलब ये है कि इस वनस्पति घी में आयोडीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो जो तेल और घी है उसके साथ उसने क्या किया, तामुल किया, कीमियाई अमल किया, तभी तो उस शय का जो है वो रंग तब्दील हो गया। तो ये जो तामुल है वो क्या कहलाता है, इजाफी तामुल कहलाता है। तो इजाफी तामुल यानी कि जब 2 मुरक्कबात मिलते, जब 2 अशिया में कीमियाई अमल होता है, यानी तो कार्बनी मुरक्कबात दूसरे कार्बनी मुरक्कबात से मिलकर सिर्फ एक ही हासिल अशिया तैयार करता है, तो ये क्या कहलाता है, इजाफी अमल कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी मिसाल दी गई है, सफ़ा नंबर 125 पे रोगनी तरशा यानी रोगनी एसिड के जो है कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि इस तामुल की मदद से हमने वनस्पति तेलों का तमासी आमिल निकल के साथ किया, यानी निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन किया, जो अमल यहाँ पर हमने आयोडीन और ब्रोमीन के साथ किया। और पिछले उसमें हमने देखा आयोडीन की जांच की तो तेल के सालमों में जो है वो कसीर बंदिश थी, यानी एक दूसरे के साथ जो है वो ख़ास तौर पर दोहरी बंदिश की मौजूदगी को जाहिर करती है।
यानी ये दोहरी बंदिश से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कैसी है, गैर सैरशुदा है। तो गैर सैरशुदा यानी कि डबल दोहरी बंदिश से जुड़े हुए होते हैं ये एक दूसरे के साथ में। तो वहाँ पर जो उसके साल में है उसमें कसीर बंदिश पाई गई, जबकि नबाती घी को सैरशुदा, और ये क्या करती है, जो कसीर बंदिश है वो क्या करती है, जो भी नबाती घी या तेल है या वनस्पति घी, जो भी ऑयल है हम इस्तेमाल करते हैं, उसको सैरशुदा बनाती है। तो वनस्पति तेल के साल्मों में लंबी और गैर सैरशुदा कार्बन जंजीर पाई जाती है। तो हाइड्रोजनेशन की वजह से इनकी तब्दीली किस में हो जाती है, सैरशुदा जंजीरों में होती है, और इस तरह वनस्पति घी तैयार होता है। तो दोहरी बंदिशों वाली गैर सैरशुदा चर्बी सेहत के लिए मुफीद होती है, जबकि सैरशुदा यानी सैरशुदा चर्बी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। यहाँ पर गैर सैरशुदा चर्बी फ़ायदेमंद है, यानी अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो फ़ायदेमंद है, और जो सैचुरेटेड फैट्स है वो नुकसानदेह है। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैट ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ये जो कहाँ पाया जाता है, ये जो है फ़िश है, या जो भी नट्स हम खाते हैं, बादाम है, अखरोट, और भी ऐसे फ्रूट्स है जिसमें पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सैरशुदा चर्बी सैचुरेटेड फैट्स यानी कि जैसे कि हम बटर खाते हैं, चीज़ खाते हैं, मायोनीज़ खाते हैं, ये कैसे, ये जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हमारे बॉडी में जाकर, ठीक है। तो इसके लिए इसको ये सेहत के लिए नुकसानदेह कहा गया है, और इसको जो है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद कहा गया है, क्योंकि ये जो है वो जल्दी जो है वो बॉडी में जाकर डिज़ोल्व हो जाता है, यानी आसानी से दूसरी जो हमारे बॉडी में लिक्विड फॉर्म में जो भी अशिया है उसके साथ में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, और डाइजेस्ट हो जाती है वो चीज़ें हमारे आसानी से। और यहाँ अनसैचुरेटेड फैट्स में जो है वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता किसी भी सॉल्वेंट के साथ, किसी भी सोलुबल के साथ में, तो इसलिए इनको जो है वो नुकसानदेह और फ़ायदेमंद कहा गया है। इसके बाद में ये जो है वो डबल बॉन्ड यानी दोहरी बंदिश के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये लंबी जंजीर होते हैं, और ये एकहरी बंदिश के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि तमासी अमील यानी निकल की मौजूदगी में इसका हाइड्रोजनेशन किया गया, और हाइड्रोजनेशन के बाद में जो है वो हमको वनस्पति घी तैयार हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि कीमियाई अमल एक उस कार्बनी मुरक्कब कीमियाई अमल जो है वो बिटवीन हाइड्रोजनेशन है, तो हाइड्रोजन और दूसरा जो एक एलिमेंट है, यानी कि जैसे यहाँ पर लिया गया है वनस्पति तेल, तो ये वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के दरमियान में जो है वो निकल की मौजूदगी में ये अमल किया गया, कीमियाई अमल किया गया। तो इससे क्या तैयार हुआ, वनस्पति घी तैयार हुआ। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद इसकी खुसूसियात में हम चौथा पॉइंट देखेंगे, अम्ले बदल। अम्ले बदल यानी जगह लेना, दूसरे की जगह लेना। तफावली ग्रुप में भी ऐसे ही था, हाइड्रोजन की जगह ले लिया था दूसरे किसी ग्रुप ने, किसी जौहर ने। तो यहाँ पर अम्ले बदल यानी वो कीमियाई अमल जिसमें कार्बनी मुरक्कबात जो भी है उसमें से हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, और हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा जौहर या जौहर का ग्रुप जो है वो उसकी जगह ले लेता है, तो उसे जो है वो अम्ले बदल कहते हैं। अब यहाँ पर अम्ले बदल जो है वो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन होता है, और ये अम्ले बदल का अमल कैसा होता है, धीमा होता है। जो भी सैरशुदा हाइड्रोकार्बन होगा वहाँ पर अमल जो है वो धीमा होगा, और जो गैर सैरशुदा होगा वहाँ पर तेज़ अमल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मीथेन को जब सूरज की रोशनी में क्लोरीन के साथ में तामुल कराया जाता है, तो जब मीथेन को सूरज की रोशनी में क्लोरीन के साथ इसका तामुल किया गया, जब अमल किया गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ CH3 और क्लोरीन यानी कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन को हटा दिया गया। हाइड्रोजन के साथ में देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ये मीथल क्लोराइड, यानी यहाँ बना मीथल क्लोराइड बना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हुआ। इसी तरह से दूसरा जो है वो सूरज की रोशनी के साथ में फिर से अमल किया गया इसको, तो यहाँ पर जो है वो मीथल डाइक्लोराइड बना, जब Cl2 है तो डाइक्लोराइड बना, और यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी जब क्लोरीन के साथ अमल किया गया तो यहाँ पर मीथल
ट्राइक्लोराइड बना, 3 है तो ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हुआ। इसी तरह से यहाँ पर इसके साथ किया गया तो यहाँ पर टेट्रा क्लोराइड, मिथल टेट्रा क्लोराइड तैयार हुआ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर अल्कीन के अहम तरकीब सिलसिलों से जो क्लोरीनेशन तामुल से बड़ी तादाद में जो है वो हासिलात तैयार होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है, यानी कि जो है वो मिथल क्लोराइड, इसके बाद में मिथल डाइक्लोराइड, मिथल टेट्राक्लोराइड और मिथल यहाँ ट्राइक्लोराइड और यहाँ पर टेट्राक्लोराइड का आमेज़ा हमको हासिल होता है। तो इस तरह से ये क्लोरीनेशन के तामुल में जो है वो बड़ी तादाद में जो हमको आमेज़ा हम तैयार करते हैं और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तैयार होता है। तो इस तरह से क्लोरीनेशन में हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन ग्रुप को हटाकर वहाँ पर क्लोरीन ने जो है वो उसकी जगह ले ली, तो ये जो है वो अम्ल बदल कहलाता है। इसके बाद है अहम कार्बनी मुरक्कबात जो है वो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इथेनॉल देखेंगे। इथेनॉल क्या है, इसका सबसे पहले हम जाब्ता लिख लेते हैं। तो इथेनॉल यानी कि C2H5OH, तमाम जाब्ते जो है वो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर इथेनॉल का जो है वो ये सालमी जाब्ता हो गया C2H5OH। अब इसका साख्ती जाब्ता क्या होगा, यहाँ पर C2 है तो यानी C हमने 2 बना दिए। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 5 है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद एक जो है वो इथेनॉल है यानी अल्कोहल है यहाँ पर, तो ये 1 है तो यहाँ पर हमने OH बना दिया, तो ये क्या हो गया इथेनॉल, यहाँ पर ये तफावली ग्रुप आ गया। अब ये इसका हो गया खत्ती तश्कील हो गई यानी साख्ती जाब्ता इसको कहा जाता है। ये जो है वो इसका सालमी जाब्ता है और ये जो है वो इसका साख्ती जाब्ता है। इसके बाद इथेनॉल जो है वो इसकी क्या खुसूसियात है, तो इथेनॉल की खुसूसियात हम यहाँ पर देखेंगे कि इथेनॉल जो है वो बेरंग माय है, बेरंग माय होता है। फिर इसका नुक्ते उबाल कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है नुक्ते उबाल। इसके बाद इथेनॉल जो है वो पानी में हल पजीर है आसानी से। इसके बाद ये मुअत्तदिल होता है और ये एहतराक पजीर होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल करता है ना। अभी ऊपर हमने एहतराक का अमल देखा। इसके बाद में इसका जो है वो इथेनॉल यानी कि OH इसका बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये OH क्या है, तफावली ग्रुप है और हमने ऊपर पढ़ा कि तफावली ग्रुप की वजह से जो है वो जो कार्बनी मुरक्कबात है उसकी खुसूसियात बदल जाती है, यानी बाद में जब हम इसका नाम तय करते हैं तो इसके जो है वो तफावली ग्रुप की बिना पर इसका नाम तय करते हैं। नंबर 1 देखते हैं सोडियम के साथ तामुल। जब इसका सोडियम के साथ तामुल किया जाता है इथेनॉल का, तो सोडियम इथाऑक्साइड तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। तो यहाँ पर सोडियम इथाऑक्साइड तैयार होता है, असास यानी सोडियम के साथ अमल कर रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर खारिज होती है। इसके बाद तमाम अल्कोहलों का जब सोडियम धात के साथ तामुल होकर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और सोडियम का उल्का ऑक्साइड नमक बनता है, तो इथेनॉल के सोडियम धात के साथ तामुल में हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथाऑक्साइड हासिलात तैयार होते हैं, यानी यहाँ पर सोडियम इथाऑक्साइड तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है जब इसका इथेनॉल का सोडियम के साथ तामुल किया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है इथेनॉल का, एक तो स्पिरिट बनाने में किया जाता है, स्पिरिट। इसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो शराब बनाने में किया जाता है। इसके बाद इथेनॉल का इस्तेमाल जो है वो टिंचर आयोडीन और खांसी की दवा बनाने में की जाती है। ऊपर हमने देखा टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल जो है वो वनस्पति घी या तेल के साथ किया गया था, तो इस तरह से वो टिंचर आयोडीन में भी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। इस इथेनॉल को जो है वो ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर
अमल करके देखिए। एक बड़ी इम्तिहानी नली लीजिए, रबर की डॉट लगी हुई, नक्काशी नली, चाकू, मोमबत्ती, और कीमियाई अशिया है सोडियम धात, इथेनॉल और मैग्नीशियम धात। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो एक इम्तिहानी नली में 10 मिलीलीटर यानी 10 ml जो है वो इथेनॉल लीजिए, और इसके अंदर एक टुकड़ा जो है वो सोडियम का डालिए। ठीक है, इस इथेनॉल में एक सोडियम का टुकड़ा डालेंगे, और नली को जो है वो नक्काशी नली से जोड़िए, और नक्काशी नली के दूसरे सिरे पर मोमबत्ती ले जाकर मुशाहिदा कीजिए। इसको जोड़ देना है, और जो नक्काशी नली का जो सिरा है वहाँ पर मोमबत्ती लगाकर देखना है हमको। ठीक है, क्या होगा। नंबर 1, नक्काशी नली से बाहर निकलते ही जल उठने वाली गैस कौन सी है। तो जब नक्काशी नली से जो बाहर गैस निकल रही है, क्योंकि वो फ़ौरन जल उठेगी, अगर जल उठती है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। कि सोडियम के टुकड़े इथेनॉल की सतह पर क्यों तैरते हुए नज़र आते हैं। हम देखेंगे कि सोडियम में हम इथेनॉल को जब डालते हैं तो उसके ऊपर वो तैरते हुए नज़र आते हैं। तो क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि खारिज होने वाला जो हाइड्रोजन सोडियम की सतह से चिपकी रहती है, जिसकी वजह से सोडियम का टुकड़ा जो है वो इथेनॉल की सतह पर तैरता है। जो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है इसके अंदर से, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, सोडियम जो हमने लिया है उसकी सतह पर, उसकी सतह से चिपक जाती है, और चिपकी रहने की वजह से सोडियम का टुकड़ा जो है वो हमको इथेनॉल की सतह पर तैरता हुआ दिखाई देता है। तीसरा जो है वो सोडियम की बजाय अगर मैग्नीशियम धात का फीता इस्तेमाल करके दोबारा करना है वो अमल हमको, तो इसके जब फीते का मैग्नीशियम का फीता इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन के बुलबुले नहीं बनेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के बुलबुले तैयार नहीं होंगे। इसके बाद मैग्नीशियम फीते के टुकड़े से गैस के बुलबुले निकलते हुए क्यों नज़र आते हैं। जब यहाँ पर हाइड्रोजन के बुलबुले नहीं बन रहे हैं तो मैग्नीशियम के फीते के टुकड़े से हमको गैस के बुलबुले क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम इथेनॉल से कीमियाई यहाँ पर क्यों नज़र नहीं आते, वो है जवाब। तो यहाँ पर फीते के टुकड़े से गैस के बुलबुले नज़र नहीं आते क्योंकि वहाँ पर मैग्नीशियम के फीते का इथेनॉल के साथ में कोई कीमियाई अमल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर किताब में दिया हुआ आते यहाँ नहीं होगा। मैग्नीशियम धात के साथ इथेनॉल का तामुल होता है या नहीं होता, तो मैग्नीशियम धात के साथ इसका तामुल नहीं होता है, तभी इसीलिए तो मैग्नीशियम फीते के टुकड़े से जो है वो गैस के बुलबुले हमको नज़र नहीं आते। तो इस तरह से ये जो है वो एक तजुर्बा करके हमको इथेनॉल के साथ देखना था। इसके बाद दूसरा जो है वो नाबीदगी का अमल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो नाबीदगी का अमल क्या है, जब किसी शय से पानी के सालमात को जज़्ब कर लिया जाता है उसे नाबीदगी का अमल कहते हैं। तो यहाँ पर नाबीदगी के अमल में हम देखेंगे कि मरतकज़ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर जब इथेनॉल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इसके एक सालमे से पानी का एक सालमा अलग हो जाता है, यानी पानी का सालमा जज्ब हो गया और गैस हैशुदा मुरक्कब ईथेन तैयार होता है। और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो नाबीदकार यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। यानी ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी मुरक्कबात से जो है वो पानी जज्ब करने का एक एजेंट के तौर पर ये काम करता है। तो यहाँ पर देखो, जब इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया तो यहाँ पर हमको एक गैस हैशुदा मुरक्कब यानी इथेन मिला और यहाँ पर जो है वो H2O तैयार हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पर एन प्रोपिल अल्कोहल में अब प्रोपीन 3 कार्बन होंगे। एन प्रोपिल अल्कोहल में सोडियम धात के टुकड़े डालने पर क्या दिखाई देता है, इस तामुल को लिखकर वाज़े कीजिए। तो यहाँ पर एन प्रोपिल अल्कोहल यानी कि CH3
CH2OH, 3 कार्बन की तादाद है तो प्रोपेन हो गया, इसके साथ OH है यानी कि ऑल बनेगा, यहाँ पर लाम लगा हुआ है। इसको किसके साथ में अमल करना है? सोडियम के साथ में। तो यहाँ पर इसने सोडियम के साथ अमल किया, तो सोडियम के साथ अमल करने के बाद यहाँ पर तैयार होगा सोडियम प्रोपो ऑक्साइड, यानी कि 2CH3 CH2 और ONA, और यहाँ पर जो है वो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो इस तरह से अल्कोहल के ग्रुप में जो मौजूद हाइड्रोजन था उसको हाइड्रोजन को सोडियम ने हटाकर उसकी जगह ले लिया और सोडियम प्रोपो ऑक्साइड तैयार हुआ और हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हुई। तो इस तरह से इसके साथ ये कीमियाई अमल हुआ। फिर इसके बाद मरतकस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ अगर N-ब्यूटाइल अल्कोहल को गर्म करें तो कौन सा हासिलात तैयार होता है? तो यहाँ पर फिर से जो है वो ब्यूटल है। ब्यूटल यानी कार्बन की तादाद कितनी होगी? ब्यूटेन में 4 होगी, तो CH3 CH2, ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, CH2OH। यहाँ पर भी जो है वो ब्यूटल अल्कोहल है तो इसलिए यहाँ पर हम OH लगाएंगे। इसका जो है वो किसके साथ अमल करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि H2SO4 के साथ। यहाँ प्लस में भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या तैयार होगा? N-ब्यूटेन तैयार होगा, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O पानी। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को जब अल्कोहल के सालमे के साथ अमल किया जाता है तो ये क्या करता है? पानी के सालमे को अलग कर देता है। यहाँ पर दिखा H2O अलग हो गया और N-ब्यूटेन यहाँ पर तैयार होता है। N-ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, दोहरी बंदिश है तो अल्कीन ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पर ये ब्यूटीन आ जाएगा। इसके बाद में है इथेनॉइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तफाउली ग्रुप है। जो इथेनॉइक एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तफाउली ग्रुप है और इथेनॉइक एसिड का कीमियाई तामुल खास तौर पर इस तफाउली ग्रुप की वजह से ही होता है। इसके बाद है अगला पॉइंट इथेनॉइक एसिड के कीमियाई खास। तो ये इथेनॉइक एसिड के कीमियाई खास का ये पहला पॉइंट था कि इथेनॉइक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी जो तफाउली ग्रुप है उस तफाउली ग्रुप की वजह से ही इसके अंदर जो है वो कीमियाई तामुल होता है। इसके बाद में इथेनॉइक एसिड का जो है वो सालमी ज़ाब्ता है CH3COH ओइक है तो यहाँ पर COOH ग्रुप आ जाएगा। अब इसका खत्ती यानी कि इसकी खत्ती तश्कील एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है और इसके बाद में यहाँ पर ये इसका तफाउली ग्रुप है तो ये इसकी खत्ती तश्कील होगी और ये इसका सालमी ज़ाब्ता। तो ये क्या है? इथेनॉइक एसिड। अब इसकी खुसूसियात हम देखते हैं। पहला एक दिया हुआ है असास के साथ तामुल। अब इथेनॉइक एसिड के बारे में, इथेनॉइक एसिड को जो है वो एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और इथेनॉइक एसिड भी कैसा है? बेरंग होता है, तेज़ बू वाला कमज़ोर तेज़ाब है। इसकी बू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है लेकिन तेज़ाब जो है वो कमज़ोर है यानी अमल कम करता है। इथेनॉइक एसिड का जो नुक्ते उबाल है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर खालिस इथेनॉइक एसिड जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जे हरारत पर ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। इथेनॉइक एसिड को जो है वो ग़िज़ाई मुहाफ़िज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी ग़िज़ा को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना है तो इथेनॉइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे इथेनॉइक एसिड का एसास के साथ अमल। एसास यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जब इथेनॉइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कवी एसास के साथ इसका अम्ले तादील होता है तो नमक बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ पर ये इथेनॉइक एसिड है, एसास के साथ अमल हुआ तो यहाँ पर ये नमक तैयार हुआ और यहाँ पर पानी बना। तो ये जो नमक है वो क्या है? सोडियम एसीटेट है। सोडियम
एसीटेट। दूसरा है इसका बी वाला अमल, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल। इसके लिए भी यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दिया गया है। एक इम्तिहानी नली लेना है इस तरह से जो यहाँ पर तजुर्बा करके बताया गया है। इसमें एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सफ़ूफ ताज़ा चूने का पानी लेना है और इसको यहाँ पर दिखाए गए तरीके से जो है वो अरेंज करना है और हम इसका फिर मुशाहिदा करेंगे। तो बड़ी इम्तिहानी नली में बुलबुलों की शक्ल में निकलने वाली गैस कौन सी है? यहाँ पे बड़ी इम्तिहानी नली नज़र आ रही है, ये बुलबुले नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बुलबुला निकल रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है। छोटी इम्तिहानी नली के चूने के साफ़ पानी में बुलबुले क्यों नहीं नज़र आते? अब यहाँ पर छोटी नली में हम देख रहे हैं चूने का जो साफ़ पानी है उसमें बुलबुले नज़र नहीं आ रहे। तो बड़ी इम्तिहानी नली से जो खारिज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नक्कासी नली से जब होते हुए छोटी इम्तिहानी नली के शफ़ाफ पानी में दाखिल होता है तो यहाँ पर हमको गैस के बुलबुले नज़र नहीं आते, क्योंकि वहाँ तक आते आते जो है वो तो यहाँ पर हमारा सवाल है कि यहाँ पर बुलबुले नज़र, पानी में बुलबुले क्यों नज़र आते हैं? यहाँ पर तो यहाँ पर पानी के बुलबुले नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ सवाल हमको पूछा है कि बुलबुले क्यों नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बड़े इम्तिहानी नली का जो बुलबुला है गैस का, वो नक्कासी नली की मदद से यहाँ पर भी इस छोटी इम्तिहानी नली में भी आएगा और हमको वहाँ पर भी जो है वो बुलबुले नज़र आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा सवाल है, चूने के साफ़ पानी का रंग क्यों तब्दील होता है? इसका तामुल लिखिए। तो चूने का साफ़ पानी क्यों यहाँ पर तब्दील हो जाता है? तो चूने के शफ़ाफ पानी में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ चूने का जो शफ़ाफ पानी है इसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कीमियाई तामुल करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले इस नक्कासी नली की मदद से यहाँ पर आते हैं, उनके साथ ये कीमियाई अमल करता है और कीमियाई तामुल के नतीजे में क्या होता है? गैर हल पजीर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद रसूख बनता है, जिसकी वजह से शफ़ाफ जो पानी है वो दूधिया रंग बन जाता है। इसकी कीमियाई मसावत बनेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जो है वो H2O तैयार होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जिसकी कीमियाई तामुल की वजह से जो है वो गैर हल पजीर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से शफ़ाफ पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। इसके बाद अगला जो है वो इथेनॉइक एसिड का हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अमल करेंगे। तो तेज़ाबी नमक से तामुल होकर सोडियम इथेनॉइड नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होगी। तो यहाँ पर इसकी जो है वो कीमियाई तामुल की मसावत दी गई है। यहाँ पर बुलबुलों की शक्ल में तेज़ी से बाहर निकलने वाली गैस जब नक्कासी नली से निकलकर छोटी इम्तिहानी नली में चूने के साफ़ पानी के साथ तामुल करती है तो वहाँ दूधिया हो जाता है, हमने ऊपर देखे। और पानी का दूधिया हो जाना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ये जाँच है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर मौजूद है। तो चूने के साफ़ पानी पर जब ये अमल किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट की बजाय वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करें तो भी यही अमल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यानी अगर सोडियम कार्बोनेट की जगह हम बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल करें तब भी वहाँ पर यही अमल होगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो है वो कला साल्मा और पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो यहाँ पर कला साल्मा और पॉलीमर यानी क्या? पॉलीमर का मतलब है कि कसीर सालमी मुरक्कब, यानी बहुत सारे मुरक्कबों को मिलाकर। तो पहले हम देखते हैं कला साल्मा क्या है। तो कार्बन के लाखों जौहरों से मिलकर बनने वाले बड़े कार्बनी साल्मों को कला साल्मा कहते हैं।
क्या करते हैं ये, कार्बन के लाखों जौहरों से मिलकर बनने वाले जो बड़े कार्बनी सालमे हैं उनको हम क्या कहते हैं, कला सालमा कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद होने से इनकी कमियत कितनी होती है, 10 की कुवत 1 से 10 की कुवत 12 तक। और जसामत, बड़ी जसामत रखने वाले सालमों में इकाई जो है वो जौहरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर जौहरों की तादाद ज़्यादा होती है। और लाखों जौहरों से बने हुए बहुत बड़े कार्बनी सालमों को हम जो है वो कला सालमा कहते हैं। अब ये पॉलीमर किस्मों में पाए जाते हैं। ये पॉलीमर यानी कि बहुत सारे कसीर सालमी मुरक्कब, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। अब ये कला सालमा जो है वो दो तरह के हैं। एक तो है कुदरती कला सालमा। तो कुदरती कला सालमा यानी कि पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, कुदरती कला सालमे हैं जो हयाती दुनिया के बुनियादी सुतून है। यानी जो हयाती दुनिया है वो इन्हीं तीनों की वजह से चलती है। हमने भी देखा हमारी बॉडी प्रोटीन जो एक मोटी ये है कि प्रोटीन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी बॉडी में। तो ये जो हयाती दुनिया है वो तीन ये कला सालमे की वजह से ही चलती है, ये इनका बुनियादी सुतून है। इसके बाद स्टार्च है, सेल्यूलोज है, पॉलीसेक्राइड है, ये सब क्या है, ये हमें अनाज, लिबास और मकान मैसर है। इनकी वजह से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलते हैं, लिबास और मकान मिलते हैं। तो प्रोटीन से तमाम जानदारों के जिस्म का बड़ा हिस्सा बनता है। प्रोटीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जानदारों का। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड से जो है वो सालमात, ये क्या न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, बाकी सालमात पर काबू रखा जाता है। और रबर भी एक तरह का कुदरती कला सालमा है। जो रबर है वो भी एक कुदरती कला सालमा में भी उसका शुमार किया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है वो इंसानों का बनाया हुआ कला सालमा। तो इंसान ने जो बनाया है, इब्तदा में सिर्फ रबर और रेशम जैसे मुतबादिल तलाश करने के बाद जो है वो करने के मकसद से तजुर्बागाह में और फैक्ट्रियों में कला सालमे तैयार किए गए थे। फ़िलहाल ज़िंदगी के तमाम शोबों में मसनवी कला सालमात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम जैसी कुदरती धागों की तरह ही लंबे और मजबूत मसनवी धागे, रबर, ये सब बनाए गए हैं। इस तरह से पत्रे, नलियाँ, बेशुमार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कला इंसान की बनाई हुई कला सालमे हैं। यानी इंसान जो है वो बहुत सारे जौहरों को मिलाकर अपनी तजुर्बागाह में बहुत सी नई नई अशिया जो है वो ईजाद की है। तो वो तमाम चीज़ें का शुमार किस में होगा, इंसान की बनाई हुई कला सालमे में। इसमें रंग भी है, प्लास्टिक है, बहुत सारी अशिया इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद पॉलीमर। अब ये पॉलीमर क्या है, छोटे छोटे जुज़ के मुनज़्ज़म तौर पर बार बार दोहराने से, यानी एक ही छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको उसके जो अहम छोटे छोटे जुज़ है उसको मुनज़्ज़म तौर पर बार बार दोहराने से जो बनने वाला कला सालमा है उसको जो है वो पॉलीमर कहते हैं। जिस छोटे से जुज़ के मुनज़्ज़म तौर पर बार बार दोहराने से पॉलीमर बनता है, उस छोटे जुज़ को, यानी एक ही जुज़ है इसके अंदर छोटा, लेकिन उसको बार बार दोहराया जाता है और वो छोटे जुज़ को क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। जिस तामुल से मोनोमर सालमे से पॉलीमर बनता है और ये मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमर बनता है और इस पॉलीमर से क्या बनता है, कला सालमा बनता है। और इस तामुल को क्या कहते हैं, हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी अल्कीन किस्म के मोनोमर को जोड़कर पॉलीमर बनाता है और पॉलीमर बनाने का एक अहम तरीका है। मसलन पॉलीइथिलीन की तरकीब झेल के मुताबिक है। हम साथ ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीमर जो है वो जुदूल में दिए गए। तो वो हमारे सफ़ा नंबर 9.27 पर कॉलम दिया गया है, जिसमें बहुत सारे 5 से 6 जो है वो पॉलीमर का नाम दिया गया है। उसके अंदर मोनोमर क्या है और पॉलीमर का साख्ती ज़ाब्ता क्या है और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो पॉलीमर है वो थैलियाँ और खिलाड़ियों के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर थर्माकोल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। पीवीसी पाइप है, थैलियाँ है, पायपोश है, यानी पैर पोछने के लिए जो इस्तेमाल होता है। खून की थैलियाँ, नलियाँ जो भी बनाई जाती है, ये सब जो है वो पॉलीमर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बर्तन है, इंजेक्शन की सिरिंज है, मेज़, कुर्सी,
इन सब के बनाने में जो है वो पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, और पॉलीमर के अंदर जो है वो मोनोमर पाया जाता है। वो उसकी साख्त होती है। जो छोटे छोटे जुज होते हैं, वो जुज को बार बार दोहरा कर जो है वो एक साख्त बनाई जाती है, और वो साख्त जो है वो उसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जिस पॉलीमर में सिर्फ एक ही मोनोमर होता है, अभी हमने देखा पॉलीमर में मोनोमर के छोटे छोटे जो जुज होते हैं उसको बार बार दोहराकर और रिपीट करके एक जो है वो साख्त, बड़ी साख्त बनाई जाती है ना। अब जिसके अंदर एक ही मोनोमर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर कहते हैं। जिस पॉलीमर में 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर होते हैं उसको पॉलीमर, यानी उसको जो है वो हम पॉलीमर कहते हैं। जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हो, एक है तो होमोपॉलीमर, और अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है वो कला साल में और पॉलीमर का टॉपिक इस साल के बच्चों के लिए कैंसिल किया गया है, यानी कि 20-21 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक नहीं है।